Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with these SLOs from chapter number 4, Turning Effect of Force. We will be discussing the SLOs 421, 422 and 455. ये 3 SLOs हैं जो कि हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और मूवमेंट हमें पता है कि मूवमेंट हम किसे कहते हैं, मूवमेंट हम कहते हैं टॉर्क को। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट उन बॉडीज के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के अंदर पढ़ा था कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे होते हैं, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बैलेंस बॉडी इज 0, तो उस बॉडी को हम जो है वो बैलेंस्ड बॉडी कहते थे, बिकॉज तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती थी। यहाँ हम जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल मूवमेंट अप्लाई होता है किन पर, रोटेटिंग बॉडीज के ऊपर। सो अगर हमारे पास कोई एक रोटेटिंग बॉडी है तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, और हमें पता है कि टॉर्क की सिर्फ 2 डायरेक्शन होती है, वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को डिफाइन करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि फॉर अ बैलेंस्ड बॉडी, अगर कोई बॉडी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड बॉडी का मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी है जो कि एक फिक्स पॉइंट मौजूद है, उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ रोटेशन मौजूद है, बट स्टिल अगर वो बॉडी बैलेंस्ड है तो उस बैलेंस्ड बॉडी का मतलब ये होता है कि इन दैट बॉडी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट डिस्क्राइब करता है उन रोटेटिंग बॉडीज को दैट आर बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड बॉडी का मतलब क्या है कि इट्स क्लॉकवाइज टॉर्क is equal to the anti-clockwise torque. For example, we have a rod that is fixed at its center. ये इस एंड से जो है वो फिक्स्ड की हुई है और हमने इसको बैलेंस किया है एक फलक्रम से या फिर एक पाइवट से। अगर ये जो रॉड है वो इसी तरह से हॉरिजॉन्टली बैलेंस रहती है, इसका मतलब ये है कि इस रॉड के ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों आपस में इक्वल है। लेट्स सपोज अगर ये एंड जो है वो नीचे की तरफ मूव हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉड है वो बैलेंस नहीं है, और वो क्यों बैलेंस नहीं है, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो ज्यादा है। लेट्स से ये वाला एंड नीचे की तरफ मूव हो जाता है तो इट्स मीन रॉड बैलेंस नहीं है, और जब रॉड बैलेंस नहीं है तो इट्स मीन इस डायरेक्शन का जो टॉर्क है इस बॉडी के ऊपर लगने वाला वो ज्यादा है। अगर ये बॉडी जो है या ये रॉड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस बॉडी है, एंड बैलेंस बॉडी से हमारी क्या मतलब है, वी मेंट दैट for a balanced body the clockwise torque acting on it must be equal to the anti-clockwise torque. अगर let's suppose clockwise और anti-clockwise direction में more than one torques मौजूद है, so we will say that the sum of clockwise torque is equal to the sum of एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कि एक से ज्यादा टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो वी विल से दैट द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सो नेक्स्ट हम जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट।
सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, मीटर रॉड इज सस्पेंडेड एट इट्स मिडिल पॉइंट O। एक मीटर रॉड मौजूद है। मीटर रॉड का मतलब क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर होगी या 100 सेंटीमीटर्स की होगी। सो लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड, इट्स लेंथ इज 1 मीटर and it is balanced at its center point O. So this point is O. A block of weight 10 Newton is suspended at point P. तो इस रॉड के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया B, और वहां पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, और इस ब्लॉक का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इट इज 10 न्यूटन्स एंड इट इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम O। इसका जो डिस्टेंस है O से वो कितना है 40 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड एट पॉइंट A 25 सेंटीमीटर फ्रॉम O। तो ये हमारे पास जो एक और ब्लॉक मौजूद है जो कि पॉइंट A पर हैंग कर रहा है, इसका वेट हमें फाइंड आउट करने को कहा है। सो लेट्स सपोज इट इज W एंड दिस पॉइंट A इज सस्पेंडेड एट 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम पॉइंट O। तो ये इस तरह की कोई डायग्राम फॉर्म हो रही है जो गिवन डिटेल्स की क्वेश्चन की, जिसमें हमें पॉइंट A पे हैंग किए जाने वाले ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करके दिखाना है। सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये पॉइंट O पे बैलेंस की हुई है और दो ब्लॉक जो है वो दोनों एंड्स पे हैंग कर रहे हैं। ये ब्लॉक क्या कर रहा है, लेट्स सपोज ये ब्लॉक नहीं है, तो इस ब्लॉक की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक का वेट ज्यादा है तो ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो रॉड है वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस का मतलब मैंने यहाँ पे बताया था कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस बॉडी के ऊपर जो लग रहे हैं वो इक्वल होंगे। सो हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज टॉर्क is equal to anti-clockwise torque। अब अगर हम यहाँ देखें तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, ये जो ब्लॉक वेट, ये जो वेट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, और सिमिलरली यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो यहाँ हम इनको नंबर कर देते हैं, दिस इज 1 1 2 एंड 2। फोर्स 1 L1, फोर्स 2 L2, दैट आर F is force and L is the moment arm। तो अगर हम क्लॉकवाइज टॉर्क को देखें तो फोर्स हमारे पास W है, और मोमेंट आर्म को देखें तो मोमेंट आर्म हमने डिफाइन किया था, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू इज 25 पुट कर देते हैं। फोर्स को हमारे पास गिवन है 10 न्यूटन्स एंड L2 के डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर्स। यहाँ से अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो वेट के लिए जो हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, 25 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली W is equals to 10 multiplied by 40 divided by 25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 10 times 5 times 2 and 5 times 5। 5 1 is 5 and 5 8s are 40। So finally weight is 2 8s are 16। तो ये हमारे पास जो है वो उस ब्लॉक का वेट आ गया, दैट इज हैंग्ड एट पॉइंट A 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। सो सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स। तो हमारे पास एक रॉड मौजूद है
और इस रॉड की जो लेंथ है, वी हैव टोटल लेंथ इज 1.5 meters. From it is placed over a wedge at 0.5 meter from its one end. This is one end and this is one end. और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेज था या जो पॉइंट ऑफ रोटेशन था वो रॉड के सेंटर पे लाई कर रहा था, बट इन दिस केस आवर सेंटर और द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड. सो लेट्स सपोज दिस इज द एंड और यहाँ से एक पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद है एंड दिस डिस्टेंस इज 0.5 meters. From its one end, a force of 100 Newton is applied at one of its end near the wedge to keep it horizontal. तो एक 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और 100 न्यूटन की फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है? At the end near the wedge. This is the wedge और this is the point of rotation और जो इस wedge के नियर वाला पॉइंट है वहां पर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है. This is 100 न्यूटन फोर्स. अब अगर हम सेंटर में इसको रखते हैं तो सेंटर में रखने से ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, बट अगर हम सेंटर से किसी और पॉइंट पे इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये रॉड बैलेंस नहीं होगी, हमें एक और फोर्स लगानी पड़ी इसको बैलेंस करने के लिए. सो फाइंड द वेट ऑफ द रॉड. हमें वेट कैलकुलेट करना है. सो वेट हमेशा जो है वो इस रॉड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसका जो सेंटर आएगा वो यहाँ आ जाएगा और इसको हमने कह दिया वेट W. एक दो और चीजें इसके अंदर देख लेते हैं. ये कंप्लीट रॉड की जो लेंथ थी इट इज 1.5 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये? इट इज 0.5 मीटर्स. सो द रिमेनिंग इज, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो गया? इट इज 1 मीटर, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो गया? इट इज 1 मीटर. सो वन मोर थिंग कि जो सेंटर पॉइंट है, टोटल रॉड हमारे पास 1.5 मीटर की थी, तो सेंटर पॉइंट से दोनों एंड तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होता है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.75 मीटर्स और इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 0.75 मीटर. 1.5 मीटर को हमने हाफ कर दिया, तो टोटल लेंथ 1.5, सेंटर से इस एंड तक 0.75 और सेंटर से इस एंड तक भी 0.5. सो हमें असल में फाइंड करना है डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके वेट फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस. सो दिस इज ऑल 1 मीटर एंड दिस इज 0.75 मीटर. तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया 0.25 मीटर. सो हमारे पास डिस्टेंस और डेटा कंप्लीट हो गया है. अब यहाँ पर जो है वो हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई करते हैं. अगर वेट फोर्स को देखें तो वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है इसको, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस 100 न्यूटन को डायरेक्शन को देखें तो दिस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्या था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? क्लॉकवाइज टॉर्क is equal to anti-clockwise torque. अब क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है हमारे पास? ये वेट ऑफ द रॉड वाला. सो वेट ऑफ द रॉड फोर्स हो गई और इस फोर्स का जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म हमेशा पॉइंट ऑफ एक्शन से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस कहलाता है. सो पॉइंट ऑफ एक्शन से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस हमारे पास है 0.25. सो फोर्स 1 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म 1, फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म 2. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें. फोर्स 1 हमारे पास W है, मोमेंट आर्म हमारे पास 0.25 है, फोर्स 2 हमारे पास 100 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म हमारे पास सेकंड वाला 0.5 है. यहाँ से अगर हमें वेट ऑफ द रॉड कैलकुलेट करना है 0.25 को वहाँ ले जाकर हम डिवाइड कर देंगे. सो वेट इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25.
25। सो रिमेनिंग हमारे पास को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसका वेट कितना आता है। सो हमने जब इसको डिवाइड किया तो वी गेट 200 न्यूटन्स। सो द वेट ऑफ द रॉड इज 200 न्यूटन, जिसको हमने 100 न्यूटन की फोर्स के साथ बैलेंस किया था। और ये जो वेज जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस क्वेश्चन की तरह सेंटर में बैलेंस करने के बजाय हमने उसको 0.5 मीटर अवे फ्रॉम दी वन एंड इसको हमने बैलेंस किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को डिफाइन किया और उस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को इस तरह के बैलेंसिंग सिस्टम्स के अंदर जो है वो अप्लाई किया। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई बॉडी बैलेंस्ड है तो बैलेंस बॉडी का जो बैलेंस बॉडी के ऊपर जो लगने वाले टॉर्क्स हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों बराबर होते हैं। इन दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमने किए, जिसमें एक तरफ जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जो बैलेंस थी रॉड वो बिल्कुल सेंटर से थी, और इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो रॉड जो है वो सेंटर पर बैलेंस नहीं थी। एक और जो डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ हमने वेट फोर्स को, वेट ऑफ द रॉड को इन्वॉल्व नहीं किया है और यहाँ हमने वेट ऑफ द रॉड को इन्वॉल्व किया है। कब इन्वॉल्व करना है कब नहीं करना है, अगर सेंटर से अगर हम रॉड को सेंटर पे बैलेंस नहीं कर रहे तो वेट फोर्स जो है वो उस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व रहेगी। अगर हमने सेंटर ऑफ द रॉड पे बैलेंस किया है उस रॉड को तो वहाँ वेट फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैलकुलेशन के अंदर हम उसको इन्वॉल्व नहीं करते। So that was it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from the chapter Turning Effect of Force. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.